हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का गाइडेंस एकेडमी में। मैं एडी आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ईवीएस का पार्ट 5 लेकर आया हूं। यानी इससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जो हम 4th क्लास की ईवीएस को लेकर चल रहे हैं। तो आइए, हमारा दोस्तों सेकंड लास्ट पार्ट हो सकता है या लास्ट भी हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी कुछ टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाएंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम एनसीईआरटी 5th क्लास के बारे में बात करेंगे। और कुछ स्टूडेंट के मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारी जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक नहीं हो पा रही है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप गाइडेंस एकेडमी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है गाइडेंस एकेडमी, आप इसकी प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप चेक करिए। हमने सबकी प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आप उसमें चेक करिए। ईवीएस की जो वीडियो हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट की हैं, वो पेडागोजी की वो आपको एक अलग फोल्डर में मिल जाएंगी, ठीक है। साइकोलॉजी की वो आपको अलग मिल जाएंगी। तो आप वहाँ जाकर आप चेक करिए, ठीक है दोस्तों। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, सॉल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि समस्याएं आती रहती हैं और समस्याएं आती हैं दोस्तों तो उनके सॉल्यूशन भी होते हैं हमारे, ठीक है। आज दोस्तों मैं आपको 4th पार्ट जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया है उसी से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको फैक्ट लेकर आया हूँ और आगे की चीज़ों की मैं फैक्ट लेकर आया हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम अपने पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों अभी तक की जहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको 4 पार्ट मैंने, यानी आपको 4th पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लाया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। और दोस्तों, जब आप वीडियो देखें तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सीधे आते हैं पॉइंट पर। हम पहले फैक्ट की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पढ़ाया था तो मैंने कुछ चीज़ें आपको क्लियरली मैंने आपको लिखकर नहीं बताई थी, लेकिन इस पॉइंट में आपको क्लियर मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। आप नोट करते जाना साथ दोस्तों, आप नोट्स हैं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते जाओगे तो आपके एग्जाम के टाइम पर आपकी ये ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि वीडियो का देखा हुआ आपको कितने समय तक याद रह सकता है, 10 दिन 20 दिन, बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम बात करते हैं जो हमारा जो टॉपिक है, चूं चूं करती आई चिड़िया। तो इसमें पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि जो कलचड़ी होती है, यानी हम पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कलचड़ी जो पक्षी होती है, जिसको इंडियन रोबिन कहा जाता है, यानी ये अपना जो घोंसला है वो कहाँ बनाती है। तो जो कलचड़ी होती है वो अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में मैंने इसके पिक्चर के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको केवल एक 1 लाइन करके फैक्ट लाया हूं, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, तो क्योंकि एग्जाम में सीधे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और पत्थरों की नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई आदि का प्रयोग करती है। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कलचड़ी नाम की जो पक्षी होती है, ठीक है, चिड़िया होती है, वो किसका यूज करती है अपने घोंसला बनाते समय, यानी किन किन चीज़ों का यूज करती है। तो जो वो पत्थरों में, मतलब कहाँ, पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा वो क्वेश्चन बनाती कहाँ, मतलब घोंसला है वो कहाँ पर बनाती है। तो वो दोस्तों पत्थरों के बीच में बनाती है। और किसका यूज करती है, तो दोस्तों वो नाजुक जो टहनियाँ होती हैं, ऊन, बाल, रुई आदि का प्रयोग करती है। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो कौवा होता है वो कहाँ पर घोंसला बनाता है। तो कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे क्या होती है, ऊंची डाल पर बनाता है, और वह लकड़ी की शाखा और लोहे के तार की मदद से अपना घोंसला बनाता है। तो क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में 2 प्रकार से पूछा गया है कि कौवा ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वो कौवा है, ठीक है दोस्तों। और किस किस का यूज करता है उसमें, तो लोहे के जो तार होते हैं, ठीक है दोस्तों, और जो लकड़ी की जो शाखाएं होती हैं उनका यूज करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, हम पाक्ता की, ठीक है दोस्तों। तो ये पाक्ता जो होता है ये अपना घोंसला, ककेटस आपने देखा होगा, ठीक है, गांव से अगर आप बिलोंग करते हो तो वहां पर आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, ककेटस के कांटों के बीच में या मेहंदी के जो पेड़ होते हैं दोस्तों, मेहंदी के पेड़ों के बीच में बनाता है।
अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, हम गौरैया की बात करते हैं दोस्तों। तो गौरैया अपना घोंसला अलमारी के ऊपर, गौरैया अपना, अक्सर आपने देखा होगा अपने घर में जो आपकी अलमारी होती है या फिर आपका जो मिरर होता है, आईना होता है, तथा घर की दीवारों के आले में बनाता है। अब दोस्तों हम कबूतर की बात करते हैं। तो कबूतर भी क्या होता है, गौरैया की तरह ही क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए इसलिए मैंने आपको वापस से ये चीज़ें लाया हूँ। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो आप मुझे बता दिए करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि शायद मैं, अगर आपको जो समस्या आ रही है तो उसका मैं सॉल्यूशन कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दोस्तों कैसे भी करके आपका सिलेक्शन करवाना। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। 5वां पॉइंट है हमारा, 6वां पॉइंट है कि जो दर्जन चिड़िया होती है। अब दोस्तों इसका दर्जन चिड़िया क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसकी जो चोंच होती है दोस्तों वो पतली होती है, नुकीली होती है, और ये क्या करती है, पत्तों को सीती है। यानी जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को सीकर उनके बीच में घोंसला बनाती है। यानी अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और क्या बनाती है, उसमें बीच में घोंसला बनाती है। इसकी मैंने आपको पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी। तो दोस्तों ये है दर्जन चिड़िया की पिक्चर, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। अब दोस्तों हम 7वें पॉइंट पर आते हैं। 7वां पॉइंट दिया है हमारा शकरखोरा। तो ये दोस्तों ये अपना घोंसला, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर सूखे पत्तों, रुई, ठीक है, या पेड़ की छाल या टुकड़े या कपड़ों या चीतड़े जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, मकड़ी के जाल के बीच बनाता है। आपने देखा होगा, मैंने अभी इसकी पिक्चर भी आपको दिखाई है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बीच में क्या करता है, अपना ये घोंसला बनाता है। अब बीबर पक्षी की बात करें दोस्तों, जो बीबर जो पक्षी होता है, यानी कि बीबर पक्षी के जो घोंसला की बात करते हैं, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सभी जो नर बीबर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो क्या अंडा देती है। यानी कि दोस्तों जो बीबर जो पक्षी होते हैं, यानी जो नर जो बीबर होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी को जो घोंसला पसंद आ जाता है, यानी जो अच्छा होता है, उसमें वो अंडे देती है। तो दोस्तों कंपटीशन सब जगह है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बीबर पक्षियों में भी कंपटीशन है कि जो अच्छा घोंसला बनाएगा, ठीक है, उसी में जाके अंडे देगी। चलिए, यानी कि 8 पॉइंट हमने कंप्लीट किए। अब हम कुछ और पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस पॉइंट पर आते हैं हम दोस्तों। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण पेज है ये, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहले ही पॉइंट की हम बात करते हैं कि मनुष्य के द्वारा पक्षी के घोंसले को छू लेने से पक्षी उसमें दोबारा नहीं आते हैं। यानी ये है कि अगर कोई मनुष्य किसी पक्षी के घोंसले को टच कर देता है, छू लेता है, तो पक्षी क्या होते हैं दोस्तों, उस घोंसले में दोबारा वापस नहीं आते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं वो अपना जो उनका घोंसला उनका घर ही होता है, यानी वो घर में वापस दोबारा नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पक्षी जो होते हैं वो घोंसला क्यों बनाते हैं। वो केवल दोस्तों अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। किसके लिए, यानी कि जब अंडे देने के बाद जब बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, इसके बाद वो घोंसला छोड़ देते हैं। अब हम बात करें बसंत जो गौरी की हम बात करें, चलिए दोस्तों इस पॉइंट की बात करते हैं। बसंत गौरी, बसंत गौरी बसंत ऋतु गर्मियों में टुक टुक की आवाज आपने सुनी होगी अक्सर, ठीक है, तथा पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। यानी ये जो बसंत जो गौरी होता है, इसकी जो चोंच क्या होती है दोस्तों, बहुत मजबूत होती है और ये क्या करता है, जो पेड़ होता है उसके में क्या करता है, यानी कि उसमें छेद करता है, उसके तने में जाके अंदर अंडे देता है, ठीक है। यानी ये वहां जाकर अपना घोंसला बनाता है, घोंसला बनाती है। अब हम बात करते हैं गाय। इसके आगे के दांत छोटे होते हैं पत्ते को काटने के लिए, यानी घास को काटने के लिए, घास चबाने के लिए, तथा पीछे के दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सीटेड एग्जाम में कि गाय के दांत आगे के कैसे होते हैं और ठीक है, और पीछे के दांत कैसे होते हैं।
दोस्तों हम बात करते हैं बिल्ली के। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस काटने के काम करते हैं। तो दोस्तों जितने भी जो होते हैं यानी जो मांस खाते हैं उनके दांत हमेशा आगे के नुकीले होते हैं, और जिनके दांत दोस्तों नुकीले नहीं होते वो मांस नहीं खाते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, ये क्या है, ये कभी मांस नहीं खा सकते क्योंकि इनके दांत जो होते हैं वो क्या नुकीले नहीं होते हैं। लेकिन आपने डॉग को देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, टाइगर को देखा होगा, इनके दांत क्या होते हैं, इनके दांत दोस्तों नुकीले होते हैं आगे के, जो मांस फाड़ने के लिए काम करते हैं। अब हम सांप के बारे में बात करते हैं। सांप के दांत तो नुकीले हैं। क्वेश्चन आता है कि सांप के दांत तो नुकीले हैं पर वो अपने शिकार को काटता नहीं है, यानी कि चबाता नहीं है, वो क्या करता है, सीधा निगल जाता है उसको। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सांप के दांत जो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है गिलहरी का। तो अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है गिलहरी और चूहा है। तो दोस्तों चूहा को निगलेक्ट करिए। क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों गिलहरी है। गिलहरी के दांत हमेशा क्या है, बढ़ते ही रहते हैं, यानी गिलहरी के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत क्या रहते हैं, घिसते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा गिलहरी कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। अब इसके बाद जो मैं अगले पॉइंट की बात कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये। ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो सभी रंगों में अंतर कर पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। पॉइंट ये है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो सभी रंगों को जानते हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ठीक है, ये सभी को जानते हैं कि कलरों के बारे में। लेकिन जो जानवर केवल रात में जागते हैं यानी दिन में सोते हैं वो केवल दो ही कलर को जानते हैं, व्हाइट और ब्लैक। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपके सीटेट के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, और सीटेट में अक्सर दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। तो मैं मध्य प्रदेश स्टेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं आप एक बार इन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या पता आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि जो जानवर केवल दिन में जागते हैं वो सभी, यानी जो दिन में जागते हैं वो सभी कलरों के बारे में जानते हैं, और जो केवल रात में जागते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो केवल दो ही कलर के बारे में जानते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं हम दोस्तों। अगला पॉइंट ये है, आज हम दोस्तों फैक्ट के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि डॉल्फिन नाम की जो मछली होती है वो क्या करती है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की क्या कर सकती है, आवाज उत्पन्न कर सकती है, जिससे वो एक दूसरे से सूचना प्रदान कर सकती है। यानी क्या होता है, जो डॉल्फिन नाम की जो मछली है वो क्या विभिन्न प्रकार की आवाज निकाल सकती है और एक दूसरी मछली तक क्या कर सकती है, वो क्या अपनी सूचना भेज सकती है। और यह प्रक्रिया को अल्ट्रासोनिक तरंगों से उत्पन्न होती है, यानी ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अल्ट्रासोनिक तरंगों से उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट है छिपकली वाला अगला पॉइंट, कि दोस्तों छिपकली कुछ समय के लिए विशेष मौसम में क्या होता है, लंबी नींद में चली जाती है क्योंकि इसका खून ठंडा होता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, ठीक है, कि जो छिपकली होती है वो सर्दियों के टाइम में नजर नहीं आती है। गर्मियों के टाइम में आप नोटिस करिए अपने घरों में आपको छिपकली देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब सर्दी ज्यादा होती है तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ये सोने के लिए चली जाती है। ठीक है, 6 मंथ तक दोस्तों ये सोने के लिए चली जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों, कुछ जो पक्षी हैं जैसे कि चील है, गिद्ध है, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है दोस्तों कि कुछ जो पक्षी हैं जैसे चील है, गिद्ध है, बाघ है, इंसानों की तुलना में 4 गुना स्पष्ट देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि चील, गिद्ध, बाघ ये इंसानों की तुलना में 4 गुना स्पष्ट देख सकते हैं, यानी इंसान से ये 4 गुना क्या होता है, इनको स्पष्ट दिखाई देता है, यानी ज्यादा देख सकते हैं स्पष्ट। ठीक है, यानी ज्यादा स्पष्ट देख सकते हैं। और ये पानी की हम बात करें दोस्तों तो ये पानी में 8 मीटर तक तथा मानव 2 मीटर तक स्पष्ट देख सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो चील है, गिद्ध है, बाघ है वो इंसानों की तुलना में कितना गुना साफ देख सकते हैं, 4 गुना, और पानी की पूछे दोस्तों तो 8 गुना, और अगर मनुष्य की पूछे तो 2 मीटर दोस्तों। ठीक है, यानी पानी में 8 मीटर और
मनुष्य 2 मीटर। अब हम पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा बाजार गांव। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाजार गांव है वो कहाँ आता है दोस्तों? वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये बाजार गांव? ये महाराष्ट्र में है। अब क्वेश्चन ये है कि गंदे पानी से दस्त और हैजा की बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की हम बात करें, दस्त और उल्टियों के समय चीनी और नमक का पानी पीना चाहिए और पिएं, क्योंकि जब आपको दस्त और उल्टियाँ होती हैं, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? यानी उस समय चीनी और नमक का पानी पीना चाहिए। अब अगले पॉइंट की हम बात करें, हम दोस्तों मैं आपके एनसीईआरटी के फैक्ट की बात कर रहा हूँ। ये फैक्ट कुछ मैं अपने मन से नहीं लाया हूँ आपके लिए, मैं केवल एनसीईआरटी है जो आपकी 4th क्लास की एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिए हैं, मैं उन्हीं फैक्टों की बात कर रहा हूँ। तो जो कर्नाटक में है गोलकुंडी, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कर्नाटक में गोलकुंडी गांव है, वहाँ की एक पंचायत है, भीमा संघ नाम की एक पंचायत है, जिसने बारिश के पानी को स्टोर किया। तो इसकी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी की दोस्तों बहुत समस्या थी। तो लोगों ने क्या किया, इससे बचने के लिए एक पंचायत थी जिसमें बच्चों ने भाग लिया, भीमा संघ नाम है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पंचायत का नाम आप याद रखिए, क्या दोस्तों? भीमा संघ। ठीक है, पंचायत का नाम क्या है? भीमा संघ। और ये गोलकुंडी कहाँ पर है दोस्तों? ये है कर्नाटक में। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक। ये भी दोस्तों कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेगिस्तानी ओक क्या होता है। ये रेगिस्तानी ओक, ये दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तानी एक पेड़ होता है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक, इसकी जड़ें, इसकी ऊंचाई का 30 गुना जमीन के अंदर तक जाती हैं। यानी जितना बड़ा पेड़ होता है उसका 30 गुना कर लीजिए आप, उसकी जड़ें क्या होती है? उतना, यानी 30 गुना तक दोस्तों उसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर तक जाती है, और पानी पेड़ के तने तक जाता है। और दोस्तों उसका जो पानी होता है वो कहाँ तक जाता है? वो उसके तने तक जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं और वहाँ पर ये पेड़ पाया जाता है, तो इसी के अंदर क्या होता है दोस्तों? पाइप डालकर क्या होता है? पानी निकाल लिया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिए कि कहाँ पाया जाता है ये। इसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक है। ये ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। ठीक है। और जहाँ भी रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर ये पेड़ ज़्यादा पाया जाता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों हम। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो बिहू का त्योहार है दोस्तों जो बिहू का जो फेस्टिवल है वो बेसिकल असम में मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। असम में कब दोस्तों? जब चावल की जो फसल आती है उस टाइम ये मनाया जाता है। ठीक है। यानी बिहू का जो त्योहार है वो माह बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माह की प्रथम तथा द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। अब दोस्तों जो पहले दिन, यानी कि जिस दिन बिहू जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है उसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। और इस दिन आहिस्ता एक रोड छप्पर बनाते हैं जिसे बेला कहते हैं। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। क्या बनाते हैं? एक छप्पर बनाते हैं। और बोरा दोस्तों असम में खाए जाने वाले एक किस्म के चावल हैं। यानी चावल क्या होता है? ये बोरा एक चावल होता है दोस्तों, जो कहाँ खाया जाता है? असम में खाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पोचमपल्ली की बात करें तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। बुनकर का मतलब ये साड़ियाँ बनाते हैं दोस्तों, बुनकर। ठीक है, इसलिए इनको बुनकर कहते हैं। ठीक है, ये धागे वगैरह से साड़ियाँ बनाते हैं, इसलिए यानी यहाँ ज्यादातर क्या है जो परिवार हैं वो क्या है? साड़ी वगैरह इस जो बनाते हैं बुनकर, इसलिए इनको बुनकर परिवार कहते हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन याद रखिए कि पोचमपल्ली कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पाया जाता है, ये कई बार सीटेट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अब हम बात करें कल्लू किसके लिए, जो कुल्लू है वो किसके लिए फेमस है? शॉल के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए, असम सिल्क के लिए, कश्मीर कढ़ाई के लिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि मलयालम भाषा में बात करें तो मलयालम में क्या होता है, जो चाचा होता है यानी अंकल की बात करें, यानी कि मलयालम में चाचा को चिटप्पन कहते हैं और चाची को कुंजम्मा, ठीक है, कहा जाता है। अब जो आबू धाबी में बात करें, अगले पॉइंट पर आते हैं। आबू धाबी में क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर खजूर के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है और खजूर के पेड़ को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पर खजूर के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम चलती है और यहाँ अरबी भाषा बोली जाती है और जो वहाँ के लोग हैं वो सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि सूती कपड़े में दोस्तों गर्मी कम लगती है। अब हम बात करते हैं फौजी बहीदा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका पूरा टॉपिक है दोस्तों, तो मैं आपके कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ। फौजी बहीदा की हम बात करें तो जो फौजी है दोस्तों, फौजी बहीदा नाम का एक टॉपिक है आपके एग्जाम में, उसमें चलिए दोस्तों इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फौजी बहीदा दोस्तों, इनकी जो स्टोरी दी गई है ये क्या है, ये रजौरी, जो हम जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है रजौरी, और वहाँ का एक प्लेस है जहाँ पर थाना, यानी कि थाना की रहने वाली हैं और इनका डिस्ट्रिक्ट आता है रजौरी। आप देख सकते हैं इस मैप में, ठीक है। ये है दोस्तों रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, ये जम्मू कश्मीर में है और यहाँ इनका जन्म हुआ था थाना वहाँ का एक गांव कस्बा है, ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये दोस्तों क्या है, ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं बहीदा फ्रीजम, ये भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर है। इनकी एक स्टोरी दी गई है दोस्तों, ये पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, पूरी परेड को संभाला, यानी कि ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने परेड जो होती है उसको संबोधित किया इसने। तो इनकी एक स्टोरी दी गई है। इनके फादर थे, वो टीचर थे जिनको आतंकवादियों ने, ठीक है, मार दिया। उसके बाद ये डॉक्टर बन के फिर ये, ठीक है, उसमें आर्मी में भर्ती हुई। तो इनकी एक स्टोरी दी गई है। तो आप केवल इतना याद रखिए कि कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट है। रजौरी कहाँ आता है, रजौरी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और वहाँ से, और ये प्रेजेंट में काय में है, यानी उसमें थी, सॉरी, ये किस में थी, ये लेफ्टिनेंट कमांडर थी। तो वहाँ पर इनकी स्टोरी दी गई है। तो ये फौजी बहीदा, लेफ्टिनेंट कमांडर बहीदा फ्रीजम नौसेना में डॉक्टर हैं। बहीदा थाना मंडी गांव रजौरी जिला जम्मू कश्मीर में है। फ्रीजम जो फ्रीजम लगाया दोस्तों इसके नाम के, फ्रीजम एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाई देता है, यानी जिसमें कितने रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग। अब हम बात करते हैं अगला, लद्दाख में माँ को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों सीटेट में से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या। अगले पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट मैंने आपको जो फैक्ट है वो दोस्तों पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये लास्ट वीडियो हमारा लास्ट से समझिए, क्योंकि ये जो 17 टॉपिक था मैंने इसके भी आपको मोस्ट पॉइंट करवा दिए हैं। 18 भी मैंने आपको करवा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब 18वें में आप क्या याद रखेंगे कि जो नल्ला मंडा है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों, नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश में। आप नोट करते जाइए, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ आप साथ में उसको नोट करते जाइए, यानी कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। एक चीज ये मैंने आपको, बाजार गांव कहाँ पर है, ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। ये मैंने स्टोरी आपको बताई दी है कि कर्नाटक में होलगुल्डी गांव है, जहाँ पर भीमा संगा नाम की जो पंचायत थी, वहाँ बारिश के पानी को क्या किया उन्होंने, स्टोर किया। तो ये स्टोरी पूरी दी गई इसमें, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पूरी समझा दी, स्टोरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें हम दोस्तों, ये है जड़ों का जाल 19 चैप्टर है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं दिया है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, क्योंकि इसके फैक्ट मैंने आपको भी करवा दिए हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम हैं। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से
पिटा दिए जाएं, ठीक है, सॉरी लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। और यानी जो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, यानी जितना पेड़ होता है उसके 30 गुना क्या होता है, इसकी जड़ें क्या होती हैं, जमीन में गहरी जाती हैं। अब हम बात करते हैं 20 टॉपिक की। तो ये भी चीज़ें मैंने आपको इसके मोस्ट फैक्ट मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। बिहू के फेस्टिवल के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया गया है, ठीक है। ये हाँ ये पॉइंट है, उड़का बिहू के पिछले दिनों की शाम को कहते हैं। बोरा और चेवा चावलों के 2 प्रकार हैं और ये पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और असम में खाया जाता है। बच्चों को नक्शे में आप बता सकते हैं। हाँ, बात करते हैं मिड डे मील, ठीक है, मध्याह्न भोजन की हम बात करें दोस्तों। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी जब भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह नरसिंह राव जी थे 1995 में, यानी 15 अगस्त 1995 से भारत में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी, जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह नरसिंह राव जी ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब मिड डे मील की शुरुआत क्यों की थी दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत में काफ़ी गरीबी थी और बच्चे कुपोषण के शिकार थे और इसके कई रीजन थे। बच्चों की जो थी वो दर को भी आगे बढ़ाना था, ठीक है, स्कूल में आने की हम कह सकते हैं प्रवृत्ति को भी बढ़ाना था। इससे कई इसके वो थे और इससे क्या होगा, जब बच्चों को जब स्कूल में आएंगे, जब उनको अच्छा खाना मिलेगा तो जो कुछ बच्चे जो कुपोषण के शिकार थे वो भी सही से हो सकेगा उनका भी। अब हम बात करते हैं 21वें पॉइंट में कुछ नहीं है दोस्तों, 22 में भी कुछ नहीं है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको 23वां मैंने आपको बता दिया है, पोचमपल्ली, ठीक है, ये कहाँ आंध्र प्रदेश का है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बुनकर है, ठीक है, यहाँ ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया ना बुनकर, ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और ये आबू धाबी मैंने आपको बता दिया, आबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है, ठीक है, बारिश नहीं होती है। और ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक पहेलियाँ दी गई हैं, ठीक है, आप इनको रीड कर सकते हैं। बाकी पॉइंट मैंने आपको सारे नोट करवा दिए हैं और ये टॉपिक ही मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। बस इतना रखिए कि फौजी वहीदा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पूरी परेड को संबोधित किया और ये वहाँ जम्मू कश्मीर से थी। बस दोस्तों ये हमारी 4th क्लास की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इसकी कुछ टेस्ट सीरीज लाऊंगा, कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी 5th क्लास की स्टार्टिंग कराऊंगा। तो दोस्तों हमारी 4th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने एक एनसीईआरटी कंप्लीट की है तो आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो हम 5th क्लास की एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव केवल आपका सिलेक्शन और आगे तक भी है। क्योंकि अगर आप सीटेट पास कर लेते हो तो क्या केवल सीटेट पास करने से क्या आपकी जॉब लग जाएगी क्या? सीटेट तो दोस्तों केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है। सीटेट के बाद कहानी शुरू होती है आपकी जॉब की। तो सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। सीटेट पास करने के लिए तो 4-5 दिन ही क्लास ही अच्छा है। अगर आप ऑफलाइन क्लास 4-5 दिन पढ़ लेते हो तो सीटेट का एग्जाम पास हो जाता है। तो सीटेट के बाद की जो कहानी है वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम उस लेवल को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको बाद में भी समस्या ना आए किसी प्रकार से। और दोस्तों बने रहने के लिए आप हमारे गाइडेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ आप वीडियो को कमेंट जरूर किया करो और लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं तो आप जब वीडियो देखते हो तो मैं भी नोटिस करता हूं कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब शुरुआत करेंगे हम आगे की वीडियो में और आप टेंशन मत लीजिए। जब आप हमसे जुड़ गए हैं तो आपके सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी संस्थान की है, गाइडेंस एकेडमी की है, मेरी है, हमारी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहने के लिए धन्यवाद।